योगा क्या सिर्फ भारत में ही पॉपुलर है? क्या सिर्फ हिंदू धर्म के लोग ही योगा को अपनाते हैं और उसे करते हैं? नहीं, अब ये अपनी सीमाएं लांघ चुका है, देश के हिसाब से भी और धर्म के हिसाब से भी। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि विश्व के बहुत से देश इसे अपना रहे हैं, वहां के लोग योगा कर रहे हैं। इनफैक्ट हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी योगा पॉपुलर होने लगा है। पाकिस्तान के बहुत से इंस्ट्रक्टर योगा सिखा भी रहे हैं और वहां के लोग इसे सीख भी रहे हैं। वहां के बहुत से पार्कों में आपको सुबह सुबह लोग योगा करते दिख जाएंगे। गाइस, कराची और लाहौर के लोग भी ये समझने लगे हैं कि अगर हमें कोरोना जैसी महामारी से बचना है और अपने आप को तंदुरुस्त रखना है तो योगा बहुत जरूरी है। इसे कभी किसी देश या धर्म से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। आपका इसके बारे में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और टाइड डिटर्जेंट पाउडर काफी सालों से अमेरिका में मार्केट लीडर रहा है, लेकिन जैसे ही सन 2000 में वो इंडिया में एंटर हुआ, वो पूरी तरह से फेल हो गया क्योंकि वो इंडियन कस्टमर्स को समझ नहीं पाया। रिसर्च करने पर पता लगा कि अमेरिका में ज्यादातर लोग वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि डिटर्जेंट पाउडर हाथ पे भी कोई फर्क डालता है क्या। लेकिन इंडिया में 80% से ज्यादा लोग हाथों से कपड़े धोते हैं, इसीलिए उन्हें फर्क पड़ता है। तो फाइनली टाइड सन 2009 में टाइड नेचुरल के साथ इंडियन मार्केट में उतरा, जो कि काफी ज्यादा किफायती था, बहुत अच्छा था, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो हाथों के लिए सेफ भी था। फिर क्या था, 2 ही सालों में टाइड ने इंडिया में बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर कर लिया और आज टाइड नासा के साथ मिलकर स्पेस में पहली एस्ट्रोनॉट्स के लिए लॉन्ड्री बनाने जा रहा है। गाइस, अगर आपको बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो आपको अपने कस्टमर्स को समझना पड़ेगा। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहां पर कोई आम आदमी भी उम्मीदवार बन सकता है और चुनाव लड़ सकता है। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इंडिया के इतिहास में सबसे असफल उम्मीदवार कौन है और क्यों है, तो आप लोग क्या कहेंगे? चलिए मैं इसका जवाब देता हूं। इंडिया के इतिहास में सबसे असफल उम्मीदवार तमिलनाडु के डॉक्टर के पद्मराजन हैं, जिन्होंने अब तक लगभग 199 चुनाव लड़े हैं, जिसमें स्थानीय चुनाव से लेके लोकसभा चुनाव तक शामिल हैं, लेकिन वो सभी चुनाव हारे हैं। इनफैक्ट एक बार तो वो राष्ट्रपति चुनाव भी लड़े थे, लेकिन उसमें भी वो हार गए थे, इसलिए उन्हें इंडिया का सबसे असफल उम्मीदवार कहा जाता है। गाइस, आपको ये फैक्ट जान के कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे इंग्लिश में ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं जिनके बारे में हमें अच्छे से पता नहीं होता, इसी वजह से हम उन्हें गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। उन्हीं में से 2 वर्ड्स हैं पॉइजनस एंड वेनमस। गाइस, मान लीजिए कि आपने कोई ऐसी चीज खाई है या फिर ऐसा कोई एनिमल खाया है जो कि जहरीला है, जिसकी वजह से आपकी मौत हो गई है। इन दैट केस वो चीज या फिर वो एनिमल आपके लिए है पॉइजनस। लेकिन अगर कोई एनिमल आपको बाइट करे या खाए और उसकी वजह से आपकी मौत हो जाए, इन दैट केस वो आपके लिए पॉइजनस नहीं है, वो आपके लिए है वेनमस। जैसे कि स्नेक आपके लिए है वेनमस। क्या इसके पहले तक इफेक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। जब कंपनियां अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कुछ अलग तरीके से करती हैं तो उनके प्रोडक्ट के बिकने के चांसेस उतने ही ज्यादा होते हैं, क्योंकि मार्केटिंग एक तरह की आर्ट है। और कुछ ऐसा ही किया प्यूमा ने। जब 1970 के फुटबॉल वर्ल्ड कप में प्यूमा ने पेले को, जो कि फुटबॉल के महानतम खिलाड़ियों में से एक हैं, उन्हें ग्राउंड पे सिर्फ अपने जूतों के लेसेस बांधने के लिए $1,20,000 दिए, जो कि आज के लगभग 7 करोड़ रुपए होते हैं। गाइस, क्योंकि प्यूमा ये जानती थी कि स्टार खिलाड़ी पेले जब अपने जूतों के लेसेस ग्राउंड पे बांधेंगे तो सारी दुनिया की नजर उनके जूतों पर जरूर जाएगी, और जब स्टार कुछ पहनता है तो उसको लोग खरीदते हैं और वो प्रोडक्ट अपने आप सुर्खियों में आ ही जाता है। गाइस, आपको प्यूमा की ये स्ट्रेटेजी कैसे लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। 24 नवंबर 1971 को पोर्टलैंड से सिएटल जाने के लिए डीबी कूपर नाम का एक आदमी एक फ्लाइट पे चढ़ता है। जैसी फ्लाइट हवा में होती है, वो अपने पास ही खड़ी एयर होस्टेस को एक लेटर पकड़ाता है जिसमें लिखा होता है कि मेरे पास बॉम्ब है और तुम तुरंत मेरे पास आके बैठो। जैसी एयर होस्टेस कूपर के पास आके बैठती है, वो उसे बॉक्स खोल के बॉम्ब दिखाता है और कहता है कि मुझे $2,00,000 प्लस 4 पैराशूट चाहिए, नहीं तो मैं सबको उड़ा दूंगा। शाम होते ही फ्लाइट जब सिएटल पे लैंड करती है तो डिमांड के मुताबिक $2,00,000 प्लस 4 पैराशूट्स कूपर को दे दिए जाते हैं। फिर वो उसी फ्लाइट पे बैठता है, फ्लाइट उड़ती है, उसके बाद वो पैराशूट पहनता है और फ्लाइट से कूद जाता है। उसके बाद से लेके आज तक किसी ने भी डीबी कूपर को दोबारा नहीं देखा। FBI ने खूब सर्च करने की कोशिश की, लेकिन वो डीबी कूपर को दोबारा ढूंढ ही नहीं पाई। फाइनली 2016 में FBI ये फाइल हमेशा के लिए बंद कर देती है। गाइस, ये कोई फिल्मी घटना नहीं है, इसे आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। ऐसी ही मिस्टीरियस वो पैदा हुआ तो वो अंधा था। आसपास के लोगों ने ये देखकर उसके बाप को कहा कि ये तो किसी बोझ से कम नहीं है, इसे तो मार देना चाहिए। अंधा होने की वजह से बमुश्किल उसे किसी स्कूल में एडमिशन मिला, लेकिन वो पढ़ने में बहुत होशियार था। 10th में 90% मार्क्स बनाने के बाद वो 11th में साइंस लेना चाहता था, लेकिन आंध्रा का कोई भी स्कूल उसे एडमिशन देने को तैयार ही नहीं था। कोर्ट में लड़ाई लड़ने के बाद उसे साइंस में पढ़ने को मिला। 12th में अच्छे मार्क्स बनाने के बाद वो IIT में पढ़ना चाहता था, लेकिन
इंडिया की कोई भी आईआईटी उसे एडमिशन देने को तैयार नहीं थी। इसके बाद उसने यूएस की नामी यूनिवर्सिटी एमआईटी में अप्लाई किया और वो इंडिया का पहला ऐसा ब्लाइंड स्टूडेंट बना जिसे एमआईटी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला। इसके बाद वो चाहता तो अच्छी सैलरी पे वहां पे काम कर सकता था, लेकिन वो इंडिया आया और उसने अपने जैसे लोगों को हेल्प करने की सोची। इसके बाद उसने हैदराबाद में बुलांट इंडस्ट्री की स्थापना की और वहां पर दिव्यांग लोगों को नौकरियां भी दी और उन्हें सम्मान से जीना भी सिखाया। गाइस, जिसे लोग बोझ समझते थे, आज वही लड़का 100 करोड़ की कंपनी का मालिक है और अपने जैसे कई लोगों की जिंदगियां बदल रहा है। उनका नाम है श्रीकांत बुला। गाइस, ऐसे अमेजिंग मोटिवेशन। गाइस, क्या आपने इन प्रोडक्ट्स के बारे में सुना है? फेविकोल, फेविस्टिक, फेविक्विक, डॉक्टर फिक्सिट, एमसील, ऑब्वियसली जरूर सुना होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि सारे के सारे प्रोडक्ट एक ही कंपनी ओन करती है, जिसका नाम है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज। और पीडीलाइट इंडस्ट्रीज के फाउंडर और ओनर है मधुकर पारिक, जो कि पूरे इंडिया के 70वें सबसे अमीर आदमी हैं, जिनकी नेटवर्थ 13,000 करोड़ से भी ज्यादा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि शायद मधुकर पारिक जी पुश्तैनी रईस रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि एक समय ऐसा था जब मधुकर पारिक जी मुंबई में एक लकड़ी व्यापारी के यहां पर पियोन की तरह काम करते थे। गाइस, इसलिए कहते हैं कि बड़े सपने की शुरुआत हमेशा छोटे से ही होती है। काम छोटा या बड़ा नहीं होता, इरादे मजबूत होने चाहिए। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।